जय हिंद। आज से क्लास 11 की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। और ये मैथ्स की जो क्लास है वो डेली रेगुलर मिलेगा मंडे टू फ्राइडे। तो 31 मई मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और ये क्लास किसका है? क्लास 11th। जिन्होंने 10th पास आउट कर लिया है, 10th का एग्जाम, देखिए 10th का इस बार बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड के हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। अब क्या करना है आपको? 11th की प्रिपरेशन करनी, 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। स्कूल कब खुलेंगे कोई डिसाइड नहीं है कि स्कूल कब ओपन होगा, जुलाई में ओपन होगा कि अगस्त में ओपन होगा। पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए रेगुलर पढ़ाई करते रहनी है। तो वो कैसे होगा? क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, आप आराम से क्या करिए, घर पे पढ़ते रहिए। तो चलिए क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। और आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेट्स। फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेट्स है। तो हम लोग सेट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एकदम ब्रीफली पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये तीनों बुक का निचोड़ पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, एकदम आराम से समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा और उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपके डाउट्स रहेंगे, उसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं सेट्स। सेट्स क्या है इसको हम लोग ब्रीफली समझते हैं कि सेट्स क्या है। देखिए बुक में आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके पढ़िए। जब भी क्लास करिए तो एनसीईआरटी बुक आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितना भी क्लासेस चलेगा वो बेस किस पे होगा? एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। तो हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? सेट्स पे। सेट्स क्या है? तो देखिए सेट्स का जो डेफिनेशन देखेंगे वो है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called sets, is called sets। तो सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट का क्या है? कलेक्शन है। और वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? यहां पे देखिए लाइन में क्या लिखा है? वेल डिफाइंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। अब बात ये दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये चौक है, मेरे हाथ में चौक है, तो ये चौक का कलेक्शन है, क्या इसको हम सेट्स बोलेंगे? क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनका एक कलेक्शन है, क्या उनको हम सेट्स बोलेंगे? स्कूल में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं क्या उनके कलेक्शन को हम सेट्स बोलेंगे? स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं क्या उनको हम लोग सेट्स बोलेंगे? सेट्स एक्चुअली ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। तो हमें ये वाला जो वर्ड है वेल डिफाइन, इसको समझना बहुत जरूरी है कि वेल डिफाइन, यहां पे जो वेल डिफाइन है उसकी मीनिंग क्या है। अब वेल डिफाइन देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन अ स्कूल। तो स्कूल में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन, क्या वो सेट है? तो इसके लिए आपको मैं बहुत 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 आसानी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो, डू नॉट चेंज, वो चेंज ना हो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेल डिफाइन है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन है या उसका कलेक्शन वेल डिफाइन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। कंफ्यूजन दूर हुआ? चलिए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या बोला कि आपके स्कूल में अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ स्कूल, तो स्कूल के जितने भी बॉयज अगर उनका हम कलेक्शन देखें तो क्या वो वेल डिफाइन है? अब इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर मान लेते हैं उनको काउंट करते हैं, एक स्कूल में जितने भी बच्चे हैं बॉयज हैं उनको हम काउंट करते हैं और उनका जो नंबर आया वो आया 100। छोटा सा स्कूल है जिसमें 100 बॉयज पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर 100 बच्चों का 100 बच्चे बॉयज हैं उसमें, 100 बच्चे हैं उसमें, तो किसी भी बच्चों को उठाकर पूछा जाए कि स्कूल में कितने बॉयज है तो सबका काउंट ही कितना होगा? 100 होगा। यानी पर्सन टू पर्सन ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे
हमारे देश के पीएम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अगर कोई ये पूछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्या नाम आएगा उनका? नरेंद्र मोदी। क्या पर्सन टू पर्सन बोलने पर हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, किसी और से पूछा जाए, तो क्या आंसर चेंज होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन सेम है। क्या आंसर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। आंसर चेंज नहीं हो रहा है, सबका आंसर सेम आएगा। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, आपके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो इंडिया के रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबके प्राइम मिनिस्टर क्या है? नरेंद्र मोदी हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि पर्सन टू पर्सन वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। अब आपके दिमाग में कि क्या ऐसा कुछ है जो चेंज होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे अ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछिए कि आप एक डेंजरस एनिमल का नाम बताइए, तो जिससे पूछा जाएगा वो डेंजरस एनिमल का नाम कौन से एनिमल को बताएगा? किसी को घर में रह रहा, कोई गर्ल्स है, जनरली लड़कियों को छिपकली से भी डर लग जाता है। उसको घर में अगर छिपकली है, वो गिर जाए तो उसको डर लग जाए। उसके लिए तो सबसे बड़ा डेंजरस एनिमल वो है। लोगों को डॉग से डर लग जाएगा, बाहर निकलो, कुत्ता 2 बार भौंक दिया, हिम्मत ना हो आगे बढ़ने की एकदम, ठीक है, बहुत डर लगता है। तो हमारे लिए तो उस टाइम पर डेंजरस एनिमल वही है। किसी को शेर से डर लगेगा। यानी सबके लिए डेंजरस एनिमल का डेफिनेशन इक्वल नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सबके लिए डेंजरस एनिमल का डेफिनेशन सेम नहीं है, उनके लिए अलग अलग है। किसी के लिए डेंजरस एनिमल कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेंजरस एनिमल है और डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये सेंटेंस, ये वर्ड, ये ऑब्जेक्ट सेट्स नहीं है। क्लियर हुआ? इसको हम सेट्स नहीं बोल सकते हैं। जैसे अ कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन दिस स्कूल या दैट स्कूल, इन द स्कूल ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल या डेलिम्स पब्लिक स्कूल, कोई भी स्कूल हो, तो अगर उस स्कूल के सब कलेक्शन हम किसका कर रहे हैं? गुड टीचर का। अब समझिए गुड टीचर, एक अच्छा टीचर। क्या आप बताइए, एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक टीचर जो है सबके लिए अच्छा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। जैसे आप खुद इसको सोचिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके मैथ्स पढ़ाने वाले जो टीचर है, या कोई भी सब्जेक्ट, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूं, आप किसी को उठा सकते हैं। क्या वो टीचर जो है पढ़ाता है सबको समझ में आता है? क्या हर बच्चे के लिए वो एक अच्छा टीचर है? जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जिसको उनका पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनके लिए अच्छे टीचर नहीं है। मैं बिहेवियर की बात नहीं कर रहा, मैं उनके नॉलेज की बात कर रहा हूं, उनके पढ़ाने के तरीकों को बात कर रहा है। हो सकता है उस बच्चे को उस टीचर का पढ़ाया हुआ ना समझ में आए, तो उस बच्चे के लिए वो टीचर गुड टीचर तो नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाना चाहिए। लेकिन उसी ग्रुप में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको सबसे अच्छा उस टीचर का पढ़ाया हुआ लगता होगा। उनको लगता होगा कि ये टीचर जब क्लास में आता है और समझाता है तो एकदम सब समझ में आ जाता है, ऐसा लगता होगा। इसका मतलब है कि पर्सन टू पर्सन वो वैल्यू, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो गुड टीचर, ये सेट्स नहीं है। क्लियर हुआ? ये सेट्स नहीं है। इतना डेफिनेशन समझ में आया कि सेट्स क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन समझते जाएंगे। क्लियर हुआ? हम बहुत हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है। देखिए, अगर हम बहुत तेज पढ़ाएं और 1 घंटे में कोर्स कंप्लीट कर दे, बहुत हद तक कंप्लीट कर दे, उससे ज्यादा अच्छा है एकदम आराम से पढ़ें। और मान लीजिए अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो 2-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और धीरे धीरे एक ही चीज को समझा के पढ़ाएंगे तो हो सकता है 4 की जगह 10 वीडियो लगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेन चीज है समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो सेट्स की डिफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कलेक्शन को हम लोग सेट्स बोलेंगे। और कब बोलेंगे? जब वो वेल डिफाइन होगा। और वेल डिफाइन का मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। वो ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। अगर वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो रहा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स। चलिए, क्लियर हो गया। अब बात आएगा कि सर सेट्स तो हमको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, लेकिन सर सेट्स को लिखते कैसे हैं?
सेट्स को लिखना भी कोई तरीका तो होना चाहिए ना सर, कि हम डिनोट कैसे करते, कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि देखिए सेट्स को हम डिनोट करते हैं मिडल ब्रैकेट से। कैसे डिनोट करते हैं? मिडल ब्रैकेट से। ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, और ये क्या होता है? बिग ब्रैकेट। तो ठीक है, तो सेट्स को किससे डिनोट किया जाता है? सेट्स को डिनोट किया जाता है मिडल ब्रैकेट से। और सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। जैसे इंग्लिश जो अल्फाबेट्स है उसमें हम वॉवेल्स का सेट्स लेते हैं। किसका? वॉवेल्स का सेट्स लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं? 26। और उसमें से हम कितना लेने वाले हैं? वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखिए हम इसके अंदर लिखने वाले हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर से होने चाहिए। किससे होने चाहिए? स्मॉल लेटर से। ये जो होगा वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर से। ठीक। और सेट्स को जो डिनोट कर रहे हैं, तो सेट्स को डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से। तो अगर हम इसे डिनोट करना है तो ए इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया? ए, ई, आई, ओ, यू। सेट्स के अंदर यानी जो मिडल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनमें हर एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा लगा के लिखेंगे। हर एलिमेंट्स एकदम अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए जो सेट्स के एलिमेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब क्या? ये जो एलिमेंट वो इसी सेट का पार्ट है। ये जो एलिमेंट वो इसी सेट का पार्ट है। आई जो एलिमेंट वो ए का पार्ट है, ओ जो एलिमेंट वो ए का पार्ट है, यू जो एलिमेंट वो ए का पार्ट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है सेट्स के। ठीक, और ये सेट्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो साइन है, नई साइन आपके लिए मिला है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स। ठीक है, बिलोंग्स टू। यानी इसका मतलब है कि ए एलिमेंट ए वाले सेट में है। क्लियर हुआ? ए जो एलिमेंट है वो ए वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं? जितने एलिमेंट्स होंगे काउंट कर लेंगे। जैसे इस सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर हुआ? चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ आपको एग्जाम्पल्स हम देते हैं, आप बताइए वो सेट्स है या नहीं है। क्लियर हुआ? हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बोलते हैं, आप बताइए वो सेट्स है या नहीं है। जैसे 5 बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, 5 बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के 5 सबसे बेस्ट प्लेयर का नाम बताइए, या वो सेट्स है या नहीं ये बताइए। हाँ, देखिए ये सेट्स नहीं है, बिल्कुल सही। बहुत लोगों ने एकदम सही सोचा कि सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? 5 बेस्ट प्लेयर, अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो अगर क्रिकेट प्लेयर, कोई पसंद करता, जनरली क्रिकेट फैमिली में मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं, तो आप अगर अपने फादर से पूछे पापा जो क्रिकेटर है उसमें सबसे अच्छा क्रिकेटर आपको कौन लगता है, तो पापा अपने टाइम के क्रिकेटर को बताएंगे कि उनको लग रहा होगा कि कपिल देव सबसे अच्छा रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे रहे होंगे, सुनील गावस्कर बहुत अच्छे रहे होंगे। लेकिन जब आप खुद से पूछेंगे कि आपको कौन सा अच्छा प्लेयर लग रहा हो सकता है आपको हार्दिक पांड्या अच्छा लग रहा होगा, बात समझ रहे हैं, हो सकता है आपको विराट कोहली अच्छा लग रहा होगा। क्या सचिन तेंदुलकर अच्छे नहीं थे? क्या वीरेंद्र सहवाग अच्छा नहीं खेलते थे? खेलते थे, वो भी अच्छे प्लेयर है, ये भी अच्छे प्लेयर है। लेकिन 5 बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। सबका आंसर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। भाई किसी और से पूछोगे तो उसका आंसर कुछ और है, किसी और से पूछोगे तो हो सकता है उसका आंसर कुछ और हो। क्या सब 5 जो बेस्ट प्लेयर है सबका आंसर सेम आएगा?
नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, सबका आंसर सेम नहीं आ सकता है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है, ये वर्ड है, ये सेट्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट या जो कलेक्शन है, ये सेट जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये सेट्स नहीं है। क्लियर हुआ आपको? ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, आप एक बार उसके बारे में सोचेंगे कि ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है क्या सबके लिए सेम है या सबके लिए डिफरेंट है? अगर किसी एक पर्सन के लिए भी वो डिफरेंट हुआ, इसका मतलब वो सेट्स नहीं है। क्लियर हुआ? सेट्स को डिनोट कैसे कर रहे हैं? मिडिल ब्रैकेट से। सेट्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर से। और सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। क्लियर हुआ इतना कि सेट्स को कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे। और कुछ आपको, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करते हैं, तो यहां पे हम साइन कौन सा लगाएंगे? बिलोंग्स का। बिलोंग्स का साइन कैसा होता है? ई की टाइप का ना। ये जैसे देखिए ऐसे हो गया, सी बना के ऐसे बना दीजिए, तो ई ऐसे होता, तो थोड़ा सा इसको ऐसा टाइप का होना चाहिए। ये है बिलोंग्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट है वो इस सेट का पार्ट है। ये जो एलिमेंट है वो इसी सेट का पार्ट है। ये एलिमेंट इसी सेट से लिया गया है, ये एलिमेंट इसी का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया? वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट्स। तो हेडिंग लगाइए, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। चलिए इसको समझते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट्स है क्या? एक्चुअली ये है कि सेट्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक तरीका देखा कि हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं और कॉमा लगा के लिख रहे हैं, डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं। क्या सेट्स को और तरीके से लिखा जा सकता है, या जो हमने तरीका लिखा उसका नाम क्या है? भाई अगर किसी एक चीज को बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिनोट किया जा सकता है तो सबका अलग अलग नाम होगा। तो सेट्स का डिस्क्रिप्शन क्या है? सेट्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो सेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। रोस्टर और टैबुलर, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। दो हो गया। कौन कौन सा? पहला है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, इसके दो नाम है। इसको रोस्टर के नाम से भी जाना जाता है और टैबुलर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हुआ? दो तरीके से हम सेट्स को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। चलिए, तो रोस्टर फॉर्म क्या है या टैबुलर फॉर्म क्या है? दोनों एक ही चीज है, इसके दो अलग अलग नाम है। तो देखिए, सेट्स को अगर हम मिडल ब्रैकेट के अंदर लिखकर सेट्स को अलग अलग कॉमा लगाकर लिख के दिखाए तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था नहीं कि जो कॉम्बिनेशन था वो किसका था? वॉवेल्स का कॉम्बिनेशन था। तो क्या था? AEIOU। तो वो किस तरीके का फॉर्म था? वो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म था। क्लियर हुआ? सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होगा? सेट बिल्डर को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। जो नंबर लिखना होगा उसको हम कैसा लिखेंगे? स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम किसी सेट्स को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेट बिल्डर, बिल्ड करना मतलब बनाना। तो सेट्स को हम बनाएंगे। बनाने का मतलब क्या है यहां पे कि सेट्स को हम कैसा लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट्स है नेचुरल नंबर का। किसका सेट्स है? नेचुरल नंबर का। तो अगर नेचुरल नंबर का सेट्स है तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो अगर इसको हमें रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लिख देंगे। लेकिन अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, इसको लिखेंगे x such that x, x such that x। इसको हम बोलेंगे such that, such that। ठीक? तो x such that x where x is a natural number, x is a natural number। ठीक? क्लियर होगा? x such that x where x is a natural number। बस ठीक है। x such that x where x is a natural number।
या और तरीके हैं, x such that x where x belongs to कैपिटल N। यहां कैपिटल N का मतलब क्या है? कैपिटल N नेचुरल नंबर को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? नेचुरल नंबर को। अभी आपको बता देंगे हम कि n से नेचुरल नंबर होता है, w क्या होता है? होल नंबर होता है, z क्या है, r क्या है, r प्लस क्या है, q क्या है, तो इसके बारे में हम अभी आपको समझा देंगे। तो यहां तक बस एकदम आराम से पढ़िए, एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, धीरे धीरे एक एक लाइन को समझते चलिए। देखिए 10th से 11th बहुत टफ है। जब आप 10th से 11th में आते हैं तो 10th के मैथमेटिक्स और 11th मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सभी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। टफ कहने का मतलब क्या? डिफरेंस ज्यादा है। और 10th की पढ़ाई बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन 11th 12th में ऐसा नहीं है। बहुत मन से, बहुत मेहनत से, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप मैथ्स सेलेक्ट करते हैं, अगर आप साइंस ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। जब आप 10th से 11th में आते हैं तो पढ़ाई का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। अब थोड़ा हाई या और ज्यादा हाई, ये आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो थोड़ा हाई हो जाता है, उसके लिए आपको मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहां देखते हैं, इसीलिए एक एक लाइन समझते चलेंगे, एकदम आराम से समझते चलेंगे। आपको प्रॉमिस करते हैं कि डेली क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास मिलेगी 5 PM पे। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप भूल ना जाओ। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास मिलेगी आपको 5 PM पे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 5 PM। और ये क्लासेस आपके स्टार्ट कब से हो रही है? 31 मई, 31 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 31 मई से। तो आज जो क्लास, आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है 30 को, लेकिन हम अपलोड इसको कब करेंगे? 31 मई को। और जैसे ही आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए सोचा है, तो उसको हम धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रोस्टर या टैबुलर फॉर्म हमने समझा कि रोस्टर या टैबुलर फॉर्म क्या है, कि जो सेट्स थे उनको अगर हम मिडल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, किसमें लिख देंगे? मिडल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और कॉमा लगा के लिख देंगे, तो क्या कहलाएगा? रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। लेकिन उसी सेट्स को, उसी को अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, x such that x whereas x a नेचुरल नंबर, अगर कोई बोले कि x एक नेचुरल नंबर है, तो कौन सा नंबर होगा भाई? वो सारे नंबर होंगे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, सारे नंबर हो जाएंगे। तो इसमें सभी नंबर आ जाएंगे। या x such that x where x belong to n, यहां n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी ये जो x लिखा जा रहा है वो x की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर के इक्वल है। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर चले जाएंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद हमें पढ़ना है कि अगर कोई रोस्टर फॉर्म में, हमको यह भी देखना पड़ता है कि रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसको इसमें चेंज करिए और इसको इसमें चेंज करिए। ठीक है, तो इस पे भी एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कैसे चेंज करते हैं। जैसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, देखिए 2 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट, ऐसा। जरा आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, डॉट डॉट डॉट। इसे देखकर ये किस फॉर्म में है? रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। ये काफी आसान होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म ना। प्रॉब्लम आपको किस में आएगी? थोड़ा बहुत सेट बिल्डर फॉर्म में आएगी। तो प्रॉब्लम क्यों आएगी भाई? हम लोग अच्छे से समझेंगे तो प्रॉब्लम क्यों आएगी? प्रैक्टिस इतने क्वेश्चंस पे करेंगे कि प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इसे हम देखते हैं कि 1 4 9 16 और 25, समझिएगा जरा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? सोचिए, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? तो आसान है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसको कैसे लिखना। देखिए, पहले तो ये चीज तो लिखनी ही लिखनी है हमको, x such that x। इसका मतलब क्या है कि हम जिसके बारे में बात करें वो x है, और x है क्या ये बता देंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? x के बारे में बात कर रहे हैं, और x क्या है हम ये बता देंगे। तो हम लिखने वाले हैं x such that x। x क्या है?
x क्या है? x इज अ स्क्वायर नंबर, x इज अ स्क्वायर नंबर, या x such that x where x belongs to n square, x belong to n square। जो x है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जो x है वो क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अब नेचुरल नंबर पहला नंबर क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1। नेचुरल नंबर का दूसरा नंबर क्या होता है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अभी हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, परेशान होने वाली बात एकदम नहीं है। एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये भी एक बार हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, हम सभी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है कि हम पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, हम पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर का, तो हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना किया जाएगा। तो आपको इस क्लास में क्या क्या मिलने वाला है? पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, ब्रीफ कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोई भी टॉपिक छोड़ी नहीं जाएगी। वो आपके बोर्ड लेवल के लिए भी होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस तैयार किया जाएगा। अब ये बोलिए कि आईआईटी के लिए होगा, तो ये नहीं है। देखिए, मैं आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बोर्ड और किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी भी कॉलेज में आपको 12th के बाद एडमिशन लेना है और उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उतना तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्या आईटी के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। उसके लिए हम लोग आगे प्लान किए हुए हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए, तो हमने समझा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स में रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में सेट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं, एक एक नंबर कैसे लिखते हैं? कॉमा लगा के लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसे क्या करते हैं? थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। x such that x where x is a natural number, या x such that x where x belong to n। ये नेचुरल नंबर के लिए था। हमें लगता है कि इतनी चीजें आपको एकदम आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसे नोट करिए, आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगा आपका। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसको सेट की तरह लिख के दिखाइए। तो सेट की तरह मतलब या तो उसको रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिखिए, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। भाई सेट्स को लिखने के 2 ही तरीके हमारे पास हैं, या तो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, या तो सेट बिल्डर फॉर्म। तो कह रहा है इसको सेट्स के फॉर्म में लिखिए, लिख के दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स को हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है। देखिए मैथमेटिक्स को सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे और देखिए सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो कोई रिपीट नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये भी दिमाग में सेट करिए कि सेट के अंदर यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट रखे जाते हैं किसी सेट्स के, किसी नंबर के, वो कभी रिपीट नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स में हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? m, फिर क्या है? a, फिर क्या है? t, फिर क्या है? h, m a t h, फिर है e, हो गया, फिर है m। m पहले लिखा जा चुका है तो दोबारा m नहीं लिखेंगे, तो m a t h e, फिर क्या है? m a t h e, m नहीं लिखेंगे, a भी नहीं लिखेंगे क्योंकि a लिखा जा चुका है, t भी नहीं लिखेंगे, I, फिर है c, फिर है s। तो ये हो गया मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसको सेट के अंदर अगर हम लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट के बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा लगा के लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। सेट्स के अंदर जो एलिमेंट रखे जाते हैं उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको? तो इस पे बस जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं खुद से लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिए? सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने बताया था कि क्वेश्चंस आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अब जरा सोचिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसीलिए तो उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्ड करना है, बनाना है, माइंड लगाना है आपको। तो चलिए देखते हैं ये क्या होगा। तो हम तो पहले ये तो लिखेंगे कि x सच दैट x, ये हो गया। अब ये x के बारे में लिखना है कि x है क्या। तो देखिए ये है जो x है वो हम इसको बोल सकते हैं कि x जो नंबर है, देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो x बिलोंग्स टू n/n+1। x नेचुरल नंबर है लेकिन वो कुछ इस फॉर्म में बिलोंग कर रहा है, n/n+1। x बिलोंग्स टू n/n+1। समझ में आ रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। आप अगर ये n से दिखाना चाह रहे हो तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई नंबर से भी दिखा सकते हो, आप ऐसे भी दिखा दो इसको। अगर आपको n/n+1 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, x बिलोंग्स टू x, ये जो x है वो क्या है? n/n+1 का फॉर्म है, इस टाइप का दिख रहा है ये x। और ये n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। अब जरा नेचुरल नंबर का पहला नंबर उठाओ, क्या होता है? 1। यहां पे 1 रखो तो क्या मिलेगा? 1/1+1, तो 1/2 मिलेगा। आ जाओ देखो 1/2 यहां मिला, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1/2। n की वैल्यू 2 रखो तो 2/2+1, तो 2/2+1 कितना हो जाएगा? 3, तो 2/3, ये देखो 2/3। 3 रख के देखो यहां पे, तो 3 रखोगे तो क्या देगा? 3/3+1, तो 3 कितना हो जाएगा? 4, ये देखो 3/4। ऐसे ही रखते जाओ, आपको नंबर क्या होता जाएगा? मिलता जाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान देना यहां पे, अगर हम n की वैल्यू 10 रखे तो 10/11 मिलेगा। n की वैल्यू अगर हम यहां 10 रखे तो 10/10+1, तो 10/11। क्या इसमें 10/11 है? नहीं है। तो यहां पे हम और लिखेंगे, यहां पे इसको एक लाइन और बढ़ा लो कि जो ये n है ये वो क्या होना चाहिए? ये जो n है वो लेस देन इक्वल टू कितना है? 9, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब एकदम परफेक्ट है, समझ में आया? तो इसमें आपको बिल्ड करना है, बनाना है, सोचना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप इसको कह सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस से करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। ठीक है, यानी अभ्यास करते करते कोई भी चीज, रसरी आवत जात रे पत्थर परत निशान, एक मुलायम रसरी एक पत्थर पे क्या कर देती है? निशान बना देती है। यानी अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो लग जाएगा। भाई लगाने वाले कहीं और के थोड़े हैं, हम ही सब हैं, हम ही लोग हैं। तो प्रैक्टिस से सब आसान है। तो क्या है, इसको हमने कैसे बनाया? x such that x belong to n/n+1, n लेस देन इक्वल टू 9 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी ये जो x है वो इस फॉर्म का है और 9 या 9 से छोटा होगा, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, 9 भी हो सकता है और 9 से छोटा भी, तो 9 के इक्वल है भाई, 9 तक गया, 9 से छोटा वाले टर्म्स को मिल जाएगा। और ये जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N को, और कैपिटल N का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। चलिए, हमें लगता है ये चीज आपको कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लास में पढ़ाने का मजा ही कुछ और है ना। ऑनलाइन में क्या होता है कि सामने तो आप हो नहीं, मुझे कैमरे को देख के पढ़ाना होता है, मुझे उसी को आपको समझना होता है कि नहीं आप हो, आपको चीजें समझ में आ रही है। खैर, चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, फिर आप मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा नहीं सर मुझे समझ में आ रहा है। आपका बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बताओगे कि नहीं सर ये जो चीजें हैं हमको ये चीज समझ में आई, ये चीजें नहीं समझ में आई, तो उसको हम थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और उस पर टाइम खर्च करेंगे, और चीजें आपको समझ में आ रहा है थोड़ी स्पीड और बढ़ा देंगे नेक्स्ट वीडियो से। सेकंड है, ये थर्ड क्वेश्चन आप देखिए जरा ध्यान समझिए, क्या है? 1 है, 1/4 है, 1/9 है, 1/16 है, 1/25 है।
इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको भी किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जरा आप 1-2 मिनट सोचिए और बताइए ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। सोचिए जल्दी और बताइए क्या आ रहा है। लग गया? चलिए बनाते हैं। तब पहले तो x सच दैट x होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और x बिलोंग्स टू क्या है, देखिए ये 1 है, 1/4 है, 1/9 है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1/n², x बिलोंग्स टू 1/n²। और जो ये n है, और ये जो n है बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल N को। चीजें समझ में आ रही है आपको? अब जरा देखिएगा, ये जो x नंबर है, x नंबर मतलब ये जो नंबर है सब, ये सब x मान लिया इसको, ये किस टाइप का है, 1/n² के फॉर्म का है। 1/n² के फॉर्म का है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म का, इस फॉर्म का है। और यहाँ पे n जो है बिलोंग्स को उसको कर रहा है कैपिटल N को। अब जरा कैपिटल N का पहला नंबर उठाओ जरा, तो 1 यहां रख के देखो, तो 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना मिलता है 1, और 1/1 की वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 रख के देखो, जब हम 2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमको कितना मिलेगा 4, और ये वैल्यू हमको कितना दे देगा 1/4। 3 रखो तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 1 क्या मिल जाएगा हमको 9, 4 पे 1/16, 5 पे 1/25। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।